वेलकम टू एस्पिरेंट फैक्ट्री। गाइस, आज हमारे साथ में हिंदी मीडियम के टॉपर और यूपी पीसीएस के टॉपर रैंक 10 है संदीप कुमार तिवारी जी। तो सर, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका। सर, आप ये बताइए कि सबसे पहले आपको तो मैं बहुत बधाई दूंगा कि आप इतने बड़े मुकाम पे गए, आप प्रॉपर एसडीएम हो गए हैं। तो सर, आपकी जर्नी, आपका बैकग्राउंड, आप एक बिल्कुल किसान परिवार से आते हैं, गोंडा, जो कि पहले बहुत मतलब पिछले डिस्ट्रिक्ट में आता था, लेकिन अब आप वहां से निकल के आए हैं। तो आप अपने बैकग्राउंड में सर थोड़ा सा। ठीक आपने कहा कि गोंडा जिला शैक्षिक रूप से थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में हमारे जो पड़ोसी देवीपाटन मंडल के 3 जिले माने जाते हैं, शैक्षिक स्तर पिछड़ा रहा है। आप जैसे चर्चा कर रहे हैं, तो मेरी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि रही है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है। प्राइमरी पाठशाला में शुरुआत में पढ़ाई की, बाद में वहीं की एपी इंटर कॉलेज सरस्वती ज्ञान मंदिर से 5th क्लास, उसके बाद एपी इंटर कॉलेज मनकापुर से 10th की परीक्षा पास की, बगल में फैजाबाद अयोध्या से शिवदयाल जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से मैथ्स स्ट्रीम से मैंने 12th पास किया। उसके बाद में फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करने के बाद में मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मेरठ से आईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास किया। ये मेरी शैक्षिक पृष्ठभूमि रही है। बाकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही तो मूलतः किसान है, आपने चर्चा कर ही दी पिताजी, और खेती के माध्यम से सारा जो है प्रक्रिया आगे बढ़ी। अभी सर, जो अभी रिसेंटली अभी मई में पेपर होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम का, सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब क्या ऐसा किया जाए कि मतलब एग्जाम में बैठने पे वो तनाव ना आए, और बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि ताकि वहां पे बैठ के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें और अपने जो आपके एग्जाम है उसमें आप सफल हों? इसके विषय में अगर जैसे आप आगामी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा की 14 मई को जो प्रिलिमिनरी की परीक्षा के विषय में आप जानना चाह रहे हैं, तो इसमें अभी से जो समय बचा हुआ है लगभग एक जो 35 दिन के आसपास का, उसमें हमें ध्यान ये रखना है कि 2 स्तरों पर हमें काम करने की जरूरत है। कि एक जो वहां आपने कहा जब परीक्षा होगी उस समय के 2 घंटे 2-2 घंटे के जो 2 पेपर हैं उसमें तनाव प्रबंधन कैसे किया जाए, और उसके साथ साथ जो अभी से है इसका प्रबंधन कैसे, इस समय का प्रबंधन कैसे किया जाए। 30 से 35 दिनों की अगर तैयारी का शेष समय बचा है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अब नई चीजों को पढ़ने का समय नहीं है। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो पहले पढ़ा जा चुका है पीटी के, तो उस पढ़ी हुई चीज का मल्टीपल टाइम से रिवीजन आवश्यक है। और जितनी टेस्ट सीरीज जो है, जो क्वेश्चन है संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में अगर टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व किया जाए, हल किया जाए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके उसको सॉल्व किया जाए, तो तैयारी में आपका को लाभ मिलेगा। समय प्रबंधन बहुत आवश्यक है। समय प्रबंधन का मतलब रिवीजन, कितना समय आप रिवीजन को देते हैं, सब्जेक्ट को, करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। 2023 में जैसा कि वैकल्पिक विषय हट गया है, यूपी स्पेशल आ गया है, सब्जेक्ट 2 प्रश्न पत्र जुड़ गए हैं, तो पीटी में भी यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो अब हमारा यही कहना है अभ्यर्थियों से कि यूपी स्पेशल के प्रति थोड़ा सा चैतन्य और सजगता बरतें, प्रश्न अधिक पूछे जाने की संभावना बनती है, इसको ध्यान में रखें। करंट अफेयर्स का अच्छे ढंग से उसका समायोजन करें अपनी तैयारी में, और उसके साथ साथ जो ये है विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास और इत्यादि 3-4 सब्जेक्ट को, उसका प्रबंधन ठीक ढंग से, कितना, कैसे, कब, क्यों, मतलब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए समय प्रबंधन करेंगे, ठीक रहेगा। आपने दूसरा प्रश्न जो खंड पूछा था, आपका प्रश्न का खंड था कि आप 2 घंटे 2-2 घंटे जो पेपर, इसका प्रबंधन कैसे, मैनेजमेंट कैसे? जी बिल्कुल सर। तो इसके लिए आप जब टेस्ट सीरीज करेंगे तो उस अभ्यास हो जाएगा। 2 घंटे में जो आप जितने भी प्रश्न करते हैं 100 में से जितने खूब अभ्यास करेंगे तो आपको तनाव, उतना डर सा नहीं लगेगा। जो पहली बार अभ्यर्थी रहे हैं उनके लिए, और जो पहले से दे चुके हैं तो उनको अभ्यास होगा। तो पहली बार जो शामिल होने वाले इस परीक्षा में जो होने जा रहे हैं जो अभ्यर्थी, उनसे यही कहना है कि 2 घंटे का पूरे चैतन्य युक्त मन से, पूरे मनोयोग के साथ, एक पूरी एकाग्रता के साथ वहां बैठेंगे, और आप ये ध्यान देंगे कि मुझे 100 प्रश्न हैं, इसमें जो प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले हैं उन 100 में से मुझे कितने आते हैं। आपको भी पता होगा कि कट ऑफ ज्यादा जाती नहीं है। 50 मतलब अगर यूपी पीसीएस के अगर 150 क्वेश्चन की बात की जाए अगर, तो उसमें से 90 क्वेश्चन 85 से 90, 85 से 95 के आसपास जाने की संभावना। तो इसका मतलब है 150 क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। जितना प्रश्न हमें आता हो उतना प्रश्न को मतलब अच्छे ढंग से करें, तनाव अधिक न लें, जो आता है उसको करें, लेकिन हाँ कोशिश ये करें 85 से 90 के 95 के बीच में प्रश्न सही होने चाहिए। तो पूर्ण मनोयोग के साथ, एकाग्रता के साथ, चैतन्य युक्त, बिना घबराए हुए, हर एक प्रश्न की प्रकृति को ठीक ढंग से समझते हुए और विकल्पों को के क्रम को ध्यान में रखेंगे,
उसका चुनाव अच्छे से करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। ओके सर, आपने एक बात कही सर, करंट अफेयर लोगों को बनाया था। आज मार्केट है सर, यूट्यूब है, बहुत सारे हैं, लोग उसमें फंस जाते हैं कि यहाँ से करना है वहां से करना है। तो इस विषय में आप बताइए सर कि बिल्कुल कैसे एकजुट होके कहाँ से इकट्ठा किया जाए कि एक ही चीज में हमारी सारी चीजें कवर हो जाएं सर, करंट अफेयर पे स्पेशली। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपका प्रश्न है कि ज्यादा भटकाव ना होते हुए सोर्स का। हाँ। ठीक है, आप कहीं एक इकट्ठा, तो ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न है कि एक सोर्सेस का। लेकिन हाँ, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो एक यूपीपीसीएस के लिए घटनासार एक आती है। घटनासार में तथ्यों का संकलन रहता है और करंट अफेयर्स का पिछले एक वर्ष का या 6 मंथ का, एक वर्ष का करीब करीब संकलन वो निकालते हैं। तो उसमें हर एक करंट अफेयर्स के जितने भी क्षेत्र होते हैं, सारे क्षेत्रों का क्रमवार और सारे आवश्यक बिंदु उसमें समाहित रहते हैं। तो घटनासार मुझे लगता है कि अगर किसी एक सोर्स के बारे में अगर हमसे पूछना चाहेंगे तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से उसको कहा जा सकता है अच्छी है। अन्य सोर्सेस में अगर वीडियो जो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स और विभिन्न मैगजीन्स वगैरह हैं, उनकी अगर अन्य मैगजीनों की तुलना में, जो मैं बता रहा हूँ, तुलनात्मक तौर पर घटनाचार से लगभग अधिकांश क्वेश्चन उसमें से आने की संभावना बन जाती है। जी ओके सर। अब बुक लिस्ट सर, एक जैसे अभी जो नए एस्पिरेंट होंगे उनके लिए आप बहुत मार्गदर्शक का बहुत होता है, आपने टॉप किया है, तो आप बुक लिस्ट पे क्या कहना चाहेंगे कि मतलब बुक लिस्ट आपको ये पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है, पॉलिटी के लिए पढ़ना है, इकोनॉमी के लिए पढ़ना है, तो आप क्या फॉलो करते थे सर? ये भी अगला आपका मुश्किल प्रश्न है। पुस्तकों की एक अपनी दुनिया होती है, तो पुस्तक के जाने से क्या, कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, इससे बेहतर ये है कि हम सिलेबस को अच्छे से समझ लें। अगर सिलेबस को हम यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 4-5 प्रश्न, अब तो 6 प्रश्न पत्र हो गए, 2 यूपी स्पेशल का अगर जोड़ दिया जाए तो 6 प्रश्न पत्र में आयोग ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है इसका कि किस प्रश्न पत्र में क्या पाठ्यचर्या के क्या बिंदु हैं। उन बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें कहाँ से क्या चीजें पढ़नी है, उस हिसाब से आप पुस्तकों का चयन करेंगे। और इन सबसे पहले मैं जो कहना चाहूंगा वो एनसीईआरटी जो है वो उसको पढ़ें। सबसे प्रथम दृष्टया वही जो है उससे शुरुआत करें। तो जब आप 6 to 12 जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए आपकी, उसके बाद में आप जो सब्जेक्ट वाइज है कोई एक जो है सहायक पाठ्य पुस्तक के तौर पर पीटी के लिए और मेंस के लिए जो उसमें गुणवत्ता संवर्धन की उसमें यूज कर सकते हैं। जी सर। और आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई होता है सर कि आप ना क्वालिफाई कर लिए, लेकिन जो मेन नंबर होता है वो आंसर राइटिंग पे होता है। सर आप आंसर राइटिंग किस तरीके से करते थे, आपकी लेखन शैली कैसी थी, और आपके सिनॉप्सिस बनाना, पाई चार्ट, डायग्राम, तो आप किस तरीके से अपनी कॉपी में उसको पिरोते थे सर? हाँ, ये ठीक प्रश्न है। प्रश्न मेंस में जो उत्तर लेखन का जो उत्तर लेखन की जो वेटेज भारांश जो होता है वो उसमें फाइनल सिलेक्शन में सबसे अधिक होता है। तो मुख्य लेखन में उत्कृष्ट ढंग से और अच्छे ढंग से, गुणवत्तापूर्ण ढंग से, और उसमें कैसे निपुण और हुआ जाए, इसके लिए आवश्यक ये है कि उसका अभ्यास खूब करें। अभ्यास जितना अधिकतम हो जाए उतना ठीक रहता है। शुरुआत से अभ्यास करें। कई लोगों की समस्या रहती है कि शुरुआत कब अभ्यास करें। पूरा कोचिंग कंप्लीट, कोर्सेस पूरा पढ़ लिया गया है, लेकिन उसका अभ्यास नहीं हो पाता है आंसर राइटिंग का। तो आंसर राइटिंग का खूब अभ्यास किया जाए, और आंसर राइटिंग में स्किल्स होते हैं उनको इनहेंस किया जाए, संवर्धन किया जाए। कैसे? किसी तरीके गुणवत्ता संवर्धन के लिए आप अधिक से अधिक तथ्यों का समावेश करें। समावेश अधिक से अधिक का मतलब है आप संतुलित तथ्यों का समावेश करें। एक स्ट्रक्चर ढांचा जो उसकी रूपरेखा है, उत्तर की रूपरेखा सटीक हो, ढांचा सटीक हो, उसकी जो रूपरेखा है वो जो भूमिका है, मेन बॉडी है, और कंक्लूजन उसको ठीक ढंग से लिखने का प्रयास किया जाए। और जैसे आपने कहा ठीक, पाई चार्ट, डायग्राम और जितनी भी आप रेखा चित्रों का प्रयोग करते हुए आकर्षक ढंग से उस प्रश्न पत्र का प्रस्तुतिकरण करेंगे तो उसमें एक देखने में भी अच्छा लगेगा और उसमें अंक भी अधिक आएंगे। और प्रस्तुतिकरण में जो वो संक्षिप्त में जो डायग्राम वगैरह रेखा चित्र रहता है वो बेस्ट रिफ्लेक्शन क्या करता है, उत्तरों का अपने आप ही कर देता है। तो भूमिका आकर्षक बनाएंगे और अन्य चीजों को, संदर्भ को सही, प्रश्न को सही ढंग से समझते हुए सही ढंग से समझेंगे, उसके रेलेवेंट डेटा को, तथ्य को, अवधारणा को हम उसको संयोजन करते हुए लिखेंगे। प्रश्न से इतर भिन्न प्रश्नेत्तर बातों को नहीं लिखेंगे, अनावश्यक चीजों को नहीं लिखेंगे, आवश्यक इनपुट को उसमें उसका जो है समावेश करेंगे। ये मुख्य चीज। और तार्किक, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर लिखेंगे तो उत्तर लेखन का शुरुआत से अभ्यास करेंगे तो ये होता नहीं है कि अभ्यास से ही जो है ये आपका आप में सुधार होता है और
निपुणता आ जाती है और अच्छा लेखन करते हैं और फाइनल सिलेक्शन में फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये आपकी मुस्कान ही बता रहे हैं कि आपने कितना मेहनत किया होगा, ये बुक भी दिख रही है कि आपने बहुत, आपका संघर्ष जो है बहुत रहा होगा। सर आप ये बताइए कि हिंदी मीडियम ने आप टॉप किया है, तो हिंदी मीडियम में कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है कि सिलेक्शन नहीं होता हिंदी मीडियम का, क्या तो सर माध्यम एक बाधा है सर, इसके बारे में सर? नहीं, माध्यम तो बाधा नहीं है। हिंदी माध्यम के शुरू से ही सफल होते आए हैं बहुत सारे छात्र जो है, सफल होते आए हैं यूपीएससी में भी, संघ लोक सेवा आयोग में, तो मैं इसको बाधा नहीं मानता हूँ। लेकिन हिंदी माध्यम के लिए थोड़ी सी अधिक परिश्रम और की मांग जरूर पड़ती है, मांग होती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं, स्रोत जो है वो थोड़ा सा सीमित है स्रोत, और जहाँ गुणवत्ता की बात आती है तो कहीं ना कहीं 19-20 का है, थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन बाधा नहीं है। कई सारे इसी 2022 के रिजल्ट में ही, 21 में ही पूर्ववत जो है हिंदी माध्यम से अच्छे निकल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट होते आए हैं। 21 में भी रवि कुमार सियाग ने सर, हाँ, यूपीएससी में जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं उन्होंने टॉप किया है। ऐसे बहुत सारे निकल रहे हैं हिंदी माध्यम में, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, परिणाम अच्छा आ रहा है। यानी माध्यम, सर का कहना है कि माध्यम बाधा नहीं है। आप अगर उसको पूरे तरीके से, लगन से, संयम के साथ अगर करते हैं तो बिल्कुल बाधा नहीं है। तो सर ये बताइए, आपने कोई कोचिंग, सर ये बहुत बड़ा मतलब मिथ है आज में, कोचिंग या सेल्फ स्टडी, आपने क्या किया और आगे क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि सोर्स बहुत हो गया, मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की कोई जरूरत है आजकल के मतलब युग में जो चल रहा है, क्योंकि सोर्सेज बहुत हैं। आप तो बहुत पीछे के सर, आपने 5 इंटरव्यू दिया है, तो सर आपने कोचिंग कहाँ से ली हो सर, इसके बारे में? कोचिंग का मतलब होता है मार्गदर्शन जी। तो मार्गदर्शन के लिए जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो कोचिंग तो मार्गदर्शन वो करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन मुख्य जो दारोमदार होता है वो हमें अपने ऊपर होता है। अप दीपो वो बुद्ध का कथन है ना, अपने दीपक स्वयं। तो इसके लिए अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा, और उस दीपक के लिए आपको करना पड़ेगा हमारी आवश्यकता क्या है, तो अपनी मूल आवश्यकता को पहचानेंगे, उस हिसाब से अगर कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है तो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आवश्यक नहीं एकदम, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो वहाँ आजकल के तो कोचिंग के मटेरियल भी बाजार मार्केट में उपलब्ध है ना, तो उस मटेरियल को आप अगर पढ़ने की क्षमता आदमी जरूर रखता है, अगर तैयारी की फील्ड में आया है तो सबकी क्षमताएं रहती हैं, बस उसको आप वहां से कोचिंग मटेरियल ले लीजिए। अगर क्षमताएं नहीं, जिसकी क्षमता है वो कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं। मैं, जहां तक मेरी बात है, मैंने जीएस के लिए, जो सामान्य अध्ययन के लिए किसी कोचिंग से संपर्क मेरा नहीं रहा है, और मैंने अपने स्वाध्याय के माध्यम से इस सामान्य अध्ययन को जो है इसकी तैयारी की है। और फिलॉसफी मेरा दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय रहा है, उसमें मेरा मार्गदर्शन अमित सर हैं, श्री अमित कुमार सिंह जी, इग्नाइटेड माइंड संस्थान से हैं। उनका निरंतर मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है, और उन्होंने मुझे एथिक्स के और निबंध में भी काफी सहयोग किया है, उनका मार्गदर्शन रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में अच्छा नंबर आया है जी। ओके सर, अब क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है सर, सेशन को एंड करेंगे सर। लास्ट मैसेज क्या होगा सर स्टूडेंट को? अंतिम संदेश मेरा यही रहेगा कि धैर्य और लगन, इसका कोई विकल्प नहीं है, लगन का कोई विकल्प नहीं, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। एक मैं उदाहरण, मुझे हितोपदेश का शायद याद आ रहा है, उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो हमें क्या संदेश यही है कि हम खूब चैतन्य होकर के और एकाग्रचित होकर के, अनुशासित होकर के, धैर्य रखते हुए और परसिवरेंस रखते हुए, जिसको कहते हैं लगन को रखते हुए, अगर अपने जो अभीष्ट है, प्राप्य वरान्नि बोधत, जो विवेकानंद का कथन, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें आवश्यक हैं। और जैसे अभी मैंने पूर्वोक्त जो बात कही ना, कि सुप्त से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, ना ही सुप्त से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, तो उसके लिए काम क्या करना है? सोते हुए सिंह के मुख में शेर नहीं जाता, इसीलिए हमें क्या काम करना है? हमें मैक्सिमम स्तर पर अपना जो है पुरुषार्थ में अपने आप को लीन कर देना है, मैक्सिमम पुरुषार्थ, जितना अधिकतम हम उसमें मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, और एक सही दिशा में परिश्रम करेंगे, सटीक रणनीति के साथ सही दिशा में अगर हम करेंगे तो सफल हमारे आने वाले अभ्यर्थी जरूर पूरी तरीके से सफल होंगे। शुभकामना हमारे। हाँ जी सर, एक सर आपसे ही मतलब एक बात थी, आप योगा को बहुत पसंद करते हैं सर, मैं भूल गया था बैकग्राउंड में आपसे जब बात हो रही है तो आपने बताया सर, उसके बारे में थोड़ा सा, उसके बाद बात को खत्म करते हैं सर यहीं पे। हाँ जी, योगा प्राणायाम मेरा बचपन से ही मेरा एक तरीके से मेरे जीवन शैली का एक अंग रहा है, और प्राणायाम और योग, जिसमें प्राणायाम और योग, जो योग का एक पार्ट है, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन, आसन, ये तीनों चीजें, ये शुरुआत से मैं सुबह के टाइम 40 से 50 मिनट तक का भ्रामरी प्राणायाम हुआ, उसके बाद में प्राणायाम के अन्य अंग, सूर्य नमस्कार हुआ, ठीक है, ये सारे मेरे जीवन शैली के अंग रहे हैं। तो प्राणायाम, आसन
ये क्या करते हैं, बौद्धिक एकाग्रता, आप बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, आपकी एकाग्रता को क्या करेंगे, उसको इनहेंस करेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे। तो एक विद्यार्थी जीवन में, तैयारी करने के जीवन में तमाम तनाव आते रहते हैं, थोड़ी बहुत क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन शब्द हम प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन एक हम तनाव में रहते हैं। तो इन तनाव से अगर मुक्त हमें होना है तो हम क्या करें, हर एक विद्यार्थी को करना क्या चाहिए कि योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, इसमें सिद्धस्त होने अभ्यास करना चाहिए। 30 से 40 मिनट अगर इसमें हम दे देंगे तो आपकी क्षमता और सीखने की क्षमता में, रिटेन करने की क्षमता में, उसके बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग में, समझने की क्षमता में, बौद्धिक विकास में पूरी तरीके से सब में सहयोग करेगा। आपको थकान नहीं आएगी, चिंताएं नहीं ग्रसित करेंगे, आप प्रफुल्लित मन रहेंगे, प्रफुल्लित आपका मन रहेगा, और इस तरीके से आप तैयारी में आपको एक मजा सा आएगा। ओके सर।